नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर हम पहला वीडियो लेकर आए थे, जिसमें हमने खेती विरासत मिशन पंजाब से जुड़े हुए एक किसान रसपिंदर सिंह जी से बातचीत की थी और हमने जाना था कि वो मिलेट की खेती कैसे करते हैं और उनसे हमने जानी थी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसके अंदर हमारे मेहमान होंगे दो किसान जो कि डॉक्टर खादर वली की वॉलंटियर टीम से जुड़े हुए हैं और वो पिछले कई सालों से श्रीधान्या मिलेट की खेती भी कर रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं श्री बसवराज जी, जो कि महबूब नगर तेलंगाना में खेती करते हैं और वो डॉक्टर खादर वली के साथ उनके फार्म पर बाकी किसानों को श्रीधान्या मिलेट की ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री लक्ष्मी नारायण रेड्डी जी, जो कि पिछले 4 साल से मिलेट की खेती कर रहे हैं और वो आंध्र प्रदेश से एक गांव से बिलोंग करते हैं और वो भी डॉक्टर खादर वली की टीम के साथ, मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण रेड्डी जी सिर्फ श्रीधान्या मिलेट की खेती नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो मिलेट की नेचुरल तरीके से, जो कि डॉक्टर खादर वली ने जो तरीका बताया हुआ है बुच्ची मेथड, उसके द्वारा ये प्रोसेसिंग भी करते हैं और इसके साथ उन्होंने अपने गांव में कई महिलाओं को रोजगार भी दे रखा है इसी माध्यम से। और इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण रेड्डी जी अपना मिशन रखते हैं जिसके अंदर वो डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट्स को पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं और इस मिशन में वो बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ ये दोनों मेहमान जुड़े हैं जिनको कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और डॉक्टर खादर वली के जो तौर तरीके हैं कृषि के, श्रीधान्या कृषि के, आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये दोनों वीडियोस आप पूरे देखिएगा क्योंकि आज के इस सीरीज़ के अंदर हमने इन दोनों मेहमानों से, जो कि एक्सपर्ट हैं मिलेट की खेती में, उनसे हमने मिलेट की खेती के पूरी जानकारी लेने की कोशिश की है और इसके साथ ही इन्होंने बहुत ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं जिसमें कि आपको बुवाई से लेकर मिलेट की खेती के रख रखाव तक और उसके बाद उसकी कटाई से लेके उसको संभालने तक जो है पूरी जानकारी आपको इस सीरीज़ के अंदर मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आएगी। आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए से नए वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँचते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें, ताकि कोई भी ऐसा ज़रूरी वीडियो जो फ्यूचर में आता है वो आपका मिस ना हो। और बसवराज जी, आप क्या कह रहे थे खरपतवार के बारे में? जी, खरपतवार को जो है ना किसान के दिमाग में बिठा दिया। खरपतवार तो वो आएगा जाएगा, उसको फार्मर के दिमाग में इतना बिठा दिया कि खरपतवार के लिए कुछ करना है। बिल्कुल 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 वो उनके वो वीडिसाइड्स भेजने के लिए अपने को खरपतवार को अपने दिमाग में बिठा दिया। तो इसमें एक चीज है, जैसे सीड का तो हुआ, अभी क्या है कि जैसे कई किसान ऐसे हैं हमारे आसपास जिन्होंने कि पहले किसी अलग तरह की खेती करते थे, तो वो सॉइल भी उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो पहली बार अपने खेत को, अपनी सॉइल को कैसे तैयार करें? श्रीधान्या की खेती अगर किसी को शुरू करनी है तो पहली बार के लिए अपने खेत को, अपनी सॉइल को कैसे तैयार करें, उसके लिए आपके कोई टिप्स हैं, कोई सजेशंस हैं? ये अगर 1-2 बार ये श्रीधान्या उगाए तो उनका सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगा और जमीन भी अच्छी हो जाएगी। 1-2 बार श्रीधान्या उगाने के लिए कहिए और जैसा बाजरा उगाते हैं वैसे सारे श्रीधान्या उगा सकते हैं, सिमिलर लाइक बाजरा। जी, लक्ष्मी नारायण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एक 40, 50 या 70 years ऑफ द डेवलप्ड एग्रीकल्चर सिस्टम में हमने क्या किया, हमने जहर डाला अपना खेती। जहर यानी आपका फर्टिलाइजर्स या आपकी इंसेक्टिसाइड्स या आपकी वीडिसाइड्स, ऑल दिस आर कम्स अंडर द category of poison. That's why if you see everything, it is marked as a poison, right? अगर डब्बा को मत देखेगा तो poison दिखा रहा है। जहर डाल के क्या किया हमने? We have killed all the microbes in the soil, right? So इतना development world में भी we could able to understand only 4% of the microbes in this world. Rest 96% is still unknown to the human being. लेकिन हमने ये जहर डाल के क्या किया? पूरा मार डाला। If there are no microbes in the soil, you don't get good quality food at all. If you don't get good quality food, then you can't lead a right life or you can't keep healthy yourself. That's what happening now. अपने जहर डाला तो उधर मार डाला,
So you get back your soils, regenerate or bring back to the ancient model initially. तो इसमें जो शुरुआत में जैसे अभी अभी किसान को अगर शुरुआत करनी है इसकी, तो उसमें कोई खास टिप्स हैं कि अब जो अब वो मिट्टी तो coming to the point, कैसे सही करें? जी, coming to the point. Yes. So एक चीज हमेशा आपको जैसे जंगली फार्मिंग है, हम जो लीव्स जो फॉल होता है वो डाल के अगर करते हैं तो देन इट कीप्स ऑन इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी. साथ में आपको सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए यू नीड मोर माइक्रोब्स देयर to get back your microbes which we have killed through our fertilizer, pesticides and weedicides. खादर साहब ने एक इन्वेंशन किया, उसको जंगल एलेक्सर बोलता है. जंगल एलेक्सर एक मिक्सचर बनाता है. उसके लिए क्या करता है साहब ने, एक जो डीप फॉरेस्ट का अंदर जाके, डीप फॉरेस्ट में जहां ये मनुष्य नहीं रहता है, wherever there is no human beings living there, right? वो डीप फॉरेस्ट में यू गेट ऑल माइक्रोब्स अंडर एनी ट्री, अंडर एनी राइट एरिया. वो एक 2 kg मिट्टी लाके, ठीक है, एक मिट्टी का बड़ा बर्तन 20 लीटर्स में वो एक 2 kg वो डाल के, 20 लीटर्स पानी डाल के, चना पाउडर थोड़ा डाल के, उसके साथ आप पाम जागरी थोड़ा डाल के हर रोज उसके मिक्स करके रखेगा. एक हफ्ता में जो जितने माइक्रोब्स है वो मल्टीप्लाई होता है. वो 20 लीटर्स का जो सोल्यूशन को 1 लीटर लेके 20 लीटर्स में, वो 1 लीटर सोल्यूशन को 20 लीटर्स पानी में मिक्स करके अगर वो स्प्रे करेगा ना अपना खेत में शाम को, वो भी 5 बजे 6 बजे के बाद, ज्यादा धूप होना नहीं चाहिए. उसके बाद अगर छिड़काएगा ना, वो सारे माइक्रोब्स जमीन का अंदर जाएगा. नेक्स्ट डे सुबह तक जब तो सूरज उग जाएगा तब तक तो पूरा नीचे जाएगा. देन इट विल स्टे इनसाइड द सॉइल. इफ यू फीड देम विद दिस ड्राई मैटर लाइक लीव्स, जो भी अपने पूरा खेत में हमने काटने के बाद जो खरपतवार को या अपना क्रॉप का रेसिड्यूज को अगर उसी में डाल के रखेगा, then the microbes will feed on these residues and it will fertilize the soil back. It's a matter of a year or 2 months. You can bring our soils back to the previous ages, back to the previous condition. दूसरी एग्जाम्पल बताता हूँ. हमारा डॉक्टर नारायण रेड्डी साहब ने बताते हैं कि 70 years back we had at least 3 to 5% of the organic carbon in your soils. Now that organic carbon matter has gone down to 0.25% in your soils now. There is nothing left. Even if this 0.25% is gone, and we are dead. We human beings are not human beings without the microbes. Whatever the 150 trillion cells we have, more number of microbes we have in our gut from anus, from a mouth to anus. That's what Dr. Khader says all the time. अगर वो माइक्रोब्स अगर खेत में नहीं है, अपना बॉडी में नहीं आएगा. जब अपना बॉडी में माइक्रोब्स नहीं, हम भी मर जाएगा. So at least for our sake we have to protect the soils, right? अपने लिए खेती में ये सब करना पड़ेगा. अगर नहीं किया हम भी जाए. नहीं, आपने सही बताया कि देखिए, एक बार अगर आपकी सॉइल खराब होती है तो, क्योंकि ये कई साल हुए हैं, कई साल लगे हैं आपकी सॉइल को खराब होने में, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा. तो जैसे आपने बिल्कुल अच्छा तरीका बताया, वो जो कि जंगल से वो ला के, जिसमें अच्छे माइक्रोब्स हैं, आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करके अपने खेत में डाल सकते हैं. तो ये बहुत बढ़िया तरीका है. तो आपने जो बताया, और बिल्कुल सही कि इसमें 1-2 साइकिल लगेंगे आपके खेत को, आपकी सॉइल को इम्प्रूव होने में. तो एक बार आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, सही शुरुआत करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो साइकिल अपने आप आपका शुरू हो जाएगा. जी बसवराज जी. और मिट्टी भी एक बार लाने की रिक्वायरमेंट है, बार बार लाने की जरूरत नहीं है. एक बार अगर ला लिए तो वो जो मिट्टी से मल्टीप्लाई करे, नेक्स्ट टाइम जो अगर बाजू वाला फार्मर ये करना चाह रहा है तो उसमें से थोड़ा वो लिक्विड ले लेके वो भी मल्टीप्लाई कर सकता है. फिर उसको भी जंगल जाने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल. तो वो जैसे बायो एंजाइम्स भी एक टेक्निक होती है. तो ये बायो एंजाइम टेक्निक ही है मेरे हिसाब से एक तरह से. ये क्या होता है सर? जी. फॉरेस्ट में क्या होता है कि यू गेट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोब्स. ठीक है, और जो फॉरेस्ट में जितने तरीका माइक्रोब्स है वो सारे वो मिट्टी से आ जाएगा आपको, एंड यूज दैट माइक्रोब्स
तो ये कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। 2 केजी ये मिट्टी लेने का, 20 लीटर वाला बर्तन में डालने का, 20 लीटर का पानी डालने का, मिक्स करके उसके साथ में चना दाल की पाउडर, राइट, और थोड़ा बहुत फार्म जागरी, ताकि माइक्रोब्स बढ़ जाए। ये कितने दिन रखना? 1 हफ्ता, 1 वीक। जिस दिन आपने मिक्सिंग किया वो 1 वीक तक ये माइक्रोब्स बढ़ जाएगा। एंड इट इज बेटर टू कीप दिस सबमर्ज्ड इन द सॉइल एंड अंडर ए ट्री, मतलब पेड़ के नीचे रखना अच्छा है, और उसको इधर तक नेक तक उसको जमीन का अंदर रखना चाहिए, ताकि द टेम्परेचर कंट्रोल्स। ठीक है सर। ये 1 हफ्ते के बाद आप नेक्स्ट 3 वीक तक सोल्यूशन 1 लीटर लेके 20 लीटर का पानी में डाल के मिक्स करके अपना खेत में छिड़का सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। अब वो 3 वीक्स में से फिर से 1 लीटर लेके फिर से आप 20 लीटर में डाल के अगेन यू कैन रिकल्चर, वो कल्चर को अगेन फिर से कर सकते हो 20 लीटर वाला पानी में डाल के। सो बार बार आप खेत में फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं, जैसे बसवराज ने मेंशन किया। ठीक है। सो द सेम 1 लीटर solution you can give it to the other farmers. They can mix that into the 20 liters water, put that chana dal ka powder, and then thoda bahut palm jaggery, then wait for 1 week. You get that 1 week solution ready, and then use it for 3 weeks. Then आप continuously replenish करते रहो। The only चीज आपने ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा धूप में नहीं स्प्रे करना। हमेशा इसको ध्यान रखना है कि 5 बजे के बाद, शाम में 5 बजे के बाद स्प्रे करना अच्छा है, और पीक समर में थोड़ा अवॉइड करना अच्छा है। पीक समर यानी आपको मार्च अप्रैल में या जून में, जिससे ज्यादा आपको टेम्परेचर रहता है, उसी टाइम में थोड़ा कम करके आपको 6 बजे के बाद स्प्रे करना अच्छा है, सो दैट द माइक्रोब्स डाई इन द टू मच ऑफ हीट। और ये जो चने का पाउडर आपने बताया, चने का पाउडर, ये कुछ खास क्वांटिटी डालनी चाहिए, जैसा आपने बताया कि 2 किलो और 20 लीटर में मिक्स करने के बाद पाव केजी चलता है सर, पाव 250 ग्राम्स। अच्छा, इतना कम काफी रहेगा जी। बहुत बढ़िया। ये आपने बहुत ही जरूरी जानकारी दी है, जो कि मैंने पहले नहीं सुनी, एटलीस्ट इस रीजन में। तो ये मेरे हिसाब से किसानों के लिए बहुत बढ़िया जानकारी है कि कैसे आप अपनी सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी जैसे एक बार साइकिल में आएगी आपकी खेती, तो वो धीरे धीरे और इम्प्रूव होता जाएगा। प्लस जैसे बसवराज जी ने बताया कि ये एक बार आपने बना लिया तो फिर आपके पास वो हमेशा के लिए वो रहता है, आप उसको मल्टीप्लाई करते रहिए, आप अपने साथी किसानों को भी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक चीज जो आप बताना चाहेंगे कि बीज को, जो सिरिधान्या का बीज है, उसको जमीन में बोने का सही तरीका क्या है? आप क्योंकि खुद खेती करते हैं, आप भी किसानों से जुड़े हुए हैं और भी किसानों से जुड़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से सबसे सही तरीका जो है वो बीज को बोने का क्या है? कुछ लोग सैपलिंग का तरीका बताते हैं, कुछ लोग फ्री जो है उसको सीड को स्प्रेड करने की बात करते हैं, कुछ लोग उसको क्यारियां बनाकर, रोज बनाकर उसमें लगाने की बात करते हैं। तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या सही तरीका है जिससे अच्छी पैदावार हो और अच्छे तरीके से उग सके? 3 तरीके से आप कर सकते हैं। छिनकने में आपको थोड़ा आउटपुट कम आएगा, थोड़ा कम अनाज आएगा, और रो में लाइंस में अगर डालेंगे तो उससे ज्यादा आएगा, छिनकने से ज्यादा रो में आएगा। ट्रांसप्लांटेशन, वो पौधे को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा उसमें आता है। अगर पानी है फार्मर के पास, अगर पानी है तो ये थर्ड मेथड कर सकता है। थर्ड मेथड में उसका यील्ड भी लगभग 20 क्विंटल तक 1 एकड़ में वो अनाज को ले सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें काफी, और इसमें सैपलिंग को कैसे तैयार करें? मतलब इसमें आपकी कोई टिप्स है, कोई सजेशंस है कि प्लांट को तैयार करने में कितनी देर लगती है? 21 डेज के लिए 21 डेज के लिए मैं आशा करता हूँ बस मैं आशा करता हूँ। मैंने 3 साल पहले यही सिस्टम में मैंने फॉलो किया सर। आपको सबसे कम सीड की जरूरत लगता है ये सैपलिंग मेथड। सैपलिंग मेथड में आप छोटी सी एक मे बी 4 फीट बाय 6 फीट या 7 फीट का साइज जो आप जमीन लेने का, उसमें आप पहले सीड को आप सोकिंग करके
वो उसको चिपका के मैक्सिमम यू नीड 250 grams of seeds per acre if you put that in a sapling method. तो सैपलिंग डाल के आपको 3 weeks तक वेट करेगा, सैपलिंग को हर रोज थोड़ा पानी देगा, 2 दिन 3 दिन में एक बार सैपलिंग यू गेट एटलीस्ट 3 inches या 4 inches तक सैपलिंग बढ़ जाएगा 3 हफ्ते में. So within 21 days या by 21 days you have to keep your main form ready. आपको रिजेस एंड फरोस भी करके उसमें पानी छोड़ के, जैसे नॉर्मली जो राइस प्लांटेशन करते हैं वैसे कर सकते हैं. ये मेथड में क्या होता है कि सबसे कम सीड लगता है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड यू गेट मोर यील्ड आउट ऑफ इट. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज लेबर का जरूरत थोड़ा ज्यादा पड़ता है. wherever there is a problem with the labor, it is a little difficult process. अगरवाइज जैसे बसवराजू ने कहा सबसे बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन थोड़ा लेबर का काम ज्यादा रहता है और उसमें सबसे ज्यादा आपको यील्डिंग आने का चांस है. नॉर्मली मिलेट्स में 8 क्विंटल तक आने का चांस है. ये सिस्टम में कुछ किसान ने 20 क्विंटल तक निकाला. That is in the best fertile soils. That is the best fertile soils and best practice methods. बिल्कुल बिल्कुल जी. अच्छा, इसमें जो दूसरा एक और सवाल है वो ये कि श्री धान्या की अगर कोई किसान खेती करना चाहता है तो एक साल में कितनी इसकी क्रॉप, कितनी फसल ले सकते हैं, और क्या कोई सीक्वेंस है, कोई पर्टिकुलर मेथड है कि एक पहले ये उगाया तो दूसरे बार ये उगाना चाहिए, कोई सीक्वेंसिंग है इसकी, और कितनी देर में एक फसल जो है वो तैयार हो जाती है? जी मैं जो मैं आंसर करता हूँ इसको. बस एक मिनट, हमने एक चीज भूल गए कि पहले वाला क्वेश्चन में 1 एकड़ के लिए आप जब सीड छिड़काते हो 3.5 kg का सीड जरूरत है. वो एक चीज हमने मिस किया. 3.5 kg सीड जब आपको रोज में डालो या आप छिड़काओ कुछ भी करो, लेकिन जब ये सीड सबसे छोटा रहता है 3.5 kg जाके आपने डिस्ट्रीब्यूट किया फिर भी अच्छा नहीं गिरेगा, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता. तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि 1 kg सीड के लिए 2 kg सैंड, जो नदी में जो सैंड मिलता है ना, जो उसका बालू भी बोलता है राजस्थान में, एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन नॉर्थ इंडिया. तो सैंड 2 kg सैंड 1 kg सीड के साथ मिक्स करके सो डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इट विल डिस्ट्रीब्यूट इवनली एंड इक्वली. That was the point which every farmer should keep in mind. Keep in mind. बहुत बढ़िया. And आपने yes next बसराज आप you can continue. सर ये मई जून में कोदो को बोल सकते हैं. हेलो जी हाँ जी. मई जून में खोदो को बोल सकते हैं. खोदो एक ही बार कर सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं, और बाकी जो कंगनी, छोटी कंगनी और सावा और चुटकी जो है ना, आप 3 फसल ले सकते हैं. अच्छा, साल में 3 फसल ले सकते हैं? हाँ, 3 फसल ले सकते हैं. और इसमें कोई सीक्वेंसिंग है कि पहले अगर कोडो मैंने उगाई हुई है तो उसके बाद ये वाली उगाई, तो उसका कोई सीक्वेंसिंग अगर हो? चेंज करे तो मतलब एक बार कोदो डाला, दूसरी बार कंगनी डालो, छोटी कंगनी डालो, सेम क्रॉप. अब बार उगाने में आपका आउटपुट यील्ड कम हो जाएगा. क्रॉप को चेंज करना है. ये साल ये डाले, ये बार ये डाले, तो नेक्स्ट टाइम दूसरा प्लेस चेंज करें. अगर 2 एकड़ में कर रहे हैं, 1 एकड़ में कंगनी, 1 एकड़ में छोटी कंगनी कर लिए, दूसरी बार वो छोटी कंगनी इधर, कंगनी उधर. सो दूसरी एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि जैसे बसवराज ने कहा कोडो मई जून में डालना, क्योंकि 135 डेज का क्रॉप है. अगर आप मई जून में डाला, इट गोस ऑन 135 डेज, मतलब आप कैलकुलेट कीजिए, देन यू विल नॉट गेट ए चांस अगेन टू पुट दिस कोडो अगेन इन द समर. अगर आप डालेगा समर में, पीक समर में आ जाता है क्रॉप, तो आपका सबसे ज्यादा क्रॉप टाइम लेता है सिर्फ कोडो, 135 to 140 डेज. बाकी आप फॉक्सटेल लो या लिटिल मिलेट लो या बार्नयार्ड लो, वो सब 90 दिन का क्रॉप है, मतलब 3 महीने में हो जाएगा. एक 5-10 दिन इधर उधर, डिपेंड्स ऑन द सीजन. अदरवाइज 90 डेज क्रॉप है. सबसे कम दिन चलता है ग्राउंड टॉप में. ग्राउंड टॉप मिलेट 75 to 80 डेज. सो आप जब कब प्रोसेस, मतलब
कैसे डालना, कितने बार डाल सकते हो, इस पे एक छोटी सी ट्रिक है। डॉक्टर कादर साहब ने बोलता है कि नेवर एवर कल्टिवेट एनी क्रॉप इन द पीक समर, स्पेशली फ्रॉम द अप्रैल मे मंथ्स। आपको मार्च तक पूरा क्रॉप खत्म होना चाहिए, सो यू बैक कैलकुलेट फ्रॉम दैट। मार्च में अगर आपको क्रॉप खत्म होना चाहिए मतलब 3 महीने, तो मतलब मैक्सिमम दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आप बीज डाल सकते हो, ताकि आपको मार्च एंड तक आपको प्राप्त हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात बताई कि मार्च के हिसाब से आप बैक कैलकुलेशन करें और उसके बाद आप उसका साइकिल कैलकुलेट करें और फिर आपका उस तरह से चलेगा। प्लस जैसे बसवराज जी ने बताया कि आप 1 एकड़ में एक लगाएं, दूसरी एकड़ में दूसरा लगाएं और उसको अदल बदल करके उसको बदल के लगाते रहें। एग्जैक्टली, तो ये भी क्रॉप रोटेशन। जी जी जी, बिल्कुल। और जो अगला क्वेश्चन रहेगा कि जो 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 फसल आपकी रेडी हो गई, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो हार्वेस्टिंग में कोई टिप्स हैं आपकी, कोई ट्रिक्स हैं? मतलब क्या इसको जैसे नॉर्मल बाजरे का जैसे फसल को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं वैसे ही इसको हार्वेस्ट करना है, या इसकी कोई खास अलग से तरीका है श्री धान्या को हार्वेस्ट करने का? अलग कुछ भी नहीं है, जैसा बाजरा को करते हैं वैसे ही करना। एक दूसरी ट्रिक है, जब आपको क्रॉप अच्छा वेजिटेटिव स्टेट में रहता है, वो ग्रीनिश में रहता है, जब आप क्रॉप हो जाता है ब्राउनिश कलर में आपको दिखेगा क्रॉप। When you have at least 80% of your crops is brownish, मतलब ग्रीन नहीं है, 80% ब्राउनिश टर्न हो गया, that is the indication that your crop is almost ready to harvest, काटने का समय आ गया। एक चीज ध्यान में रखने का है कि स्पेशली कोडो, जब अगर काटने का समय में बारिश आया, इट इज बेटर फॉर वेट फॉर अ डे और टू, सो दैट बारिश कम हो जाए उसके बाद काटें। क्योंकि सिर्फ कोडो में ऐसा एक तकलीफ है कि जब काटने के बाद अगर बारिश आया उसमें एक फंगस आता है, वो फंगस से थोड़ा बहुत, जब वो अनाज को हम खाएगा थोड़ा बहुत नासिया गिडीनेस ऐसा वाला प्रॉब्लम आता है। सो इट इज ऑलवेज टेक केयर दैट अगर आपकी कोडो मिलेट बारिश का सीजन में काटने का समय में अगर बारिश आने का चांसेस है, यू बेटर टू अवॉइड दैट टाइम, वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद काटें। बाकी काटने का इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम प्रोसेस। आप हमेशा इट इज अ मैनुअल मेथड इज द बेस्ट मेथड टू कट इट। अगर आपका पंजाब और हरियाणा में सारे अभी मैकेनिकल हो गया, so that mechanized we can still use it. ओके, ये आपने आपके हार्वेस्टर से भी कट होएगा। जी 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 जी, तो आपने ये अच्छा बात बताया कि कोडो में ये फंगस का जो है ये प्रॉब्लम है। कई बार यहाँ पे भी हमने जैसे कोडो मिलेट मंगवाया है तो उसमें फंगस का प्रॉब्लम बहुत कम आया, लेकिन एक बार आया था। तो आपने ये बड़ा अच्छा टिप बताया कि कैसे उसको अवॉइड करें, कि अगर बरसात हो रही है तो कैसे वो फंगस को अवॉइड किया जा सकता है। जी बहुत बढ़िया। इसमें जैसे क्रॉप है आपकी, इसमें क्या आपके एक्सपीरियंस से कभी आपने देखा है कि इसके अंदर कोई पेस्ट्स वगैरह का भी कोई इश्यू रहता है? उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपके कोई टिप्स हैं, कोई सजेशंस हैं, या इस फसल में पेस्ट का ऐसा कोई ज्यादा है नहीं दिक्कत आता? आपका क्या एक्सपीरियंस है पेस्ट के साथ? बोलना है तो पेस्ट ही नहीं आएगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो आपने सारा प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया। क्योंकि आप जब डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स रखते हो, कोई आते ही नहीं, कोई खाने का सवाल नहीं है, फिर भी आया तो भी करने का एक खादर साहब ने एक तरीका बताया। There is a solution, you can use it as a natural pesticide that we send 3 different varieties of the leaves and flowers, वो मिक्स करके उसको क्रश करके 1 हफ्ता उसको फर्मेंटेशन करके जैसे वो आता है वो आप पानी में मिक्स करके स्प्रे करने का एक मिक्सचर है। वो बसराजू जी ने आपको कौन सा लीव्स कैसे क्रश करके कितना क्वांटिटीज में मिक्स करके वो करना, we will send that as a separate item, we will send that matter separately sir। वो थोड़ा बहुत आपको स्लाइड्स में एक्सप्लेन करके भेजेंगे, we will send that PPT separate। बहुत बढ़िया। और इसमें सिरीधान्य के लिए तो जी सिरीधान्य के लिए तो कुछ भी पेस्ट अटैक नहीं होगा, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो लक्ष्मी नारायण जी बताए वो जो बताए वो इसलिए है कि आप सिरीधान्य के साथ अगर दाल का क्रॉप कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए चाहिए।
सिरिधान्य को तो आप कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें लक्ष्मी नारायण जी, मुझे मालूम है कि आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आपने गांव की कई औरतों को भी इसमें लगाया हुआ है। मैं अब बात करूंगा डी हस्किंग के बारे में कि मिलेट की क्रॉप आपने ले ली, उसको डी हस्क करने का सही तरीका क्या है। और आप बुची मेथड फॉलो करते हैं, जो मुझे पता है क्योंकि मैंने भी आपसे एक बार मिलेट मंगवाई थी और उसकी जो क्वालिटी थी वो अनकंपेरेबल है। वो क्योंकि शायद वो जिस तरह से आप डी हस्किंग करते हैं वो सारा जादू उसी में छुपा हुआ है। तो आप डी हस्किंग के बारे में बताइए थोड़ा कि किसान, छोटा किसान, बड़ा किसान कैसे उसको डी हस्किंग करे, क्या सही तरीके हैं उसको करने के और कैसे इसको स्केल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि थोड़ा अगर ज्यादा क्रॉप है, बड़ा किसान है, तो वो कैसे उसको करे, क्या सही तरीका है जिससे उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी खत्म ना हो और आपका जो है अच्छे तरीके से आपकी मिलेट का जो है वो दाना वो भी प्रिपेयर हो जाए। जी सर। या तो पहले इसको ये अनाज को आप डीहस्किंग क्यों करना, क्योंकि ये पांचों दाने हस्क्ड ग्रेन्स बोलता है। मतलब ये राइस के ऊपर ये जो एक कवर रहता है, प्रोटेक्शन लेयर रहता है, वो बाकी में नहीं रहता है। एग्जाम्पल इफ यू टेक रागी, फिंगर मिलेट, जोवर और आपका ऑल मिलेट, इसमें एक कवर नहीं रहता। जैसा फार्मर ने खेत से अगर काट के लेके आया, उसको प्रोसेस किया, यू कैन डायरेक्टली कंज्यूम देम, उसको आटा बनाओ, डायरेक्टली खाओ। लेकिन ये सिरदान्य के इसमें वो नहीं है। इसका ऊपर एक छिटके रहता है या कवर रहता है, प्रोटेक्शन लेयर रहता है। एक दाने में डिफरेंट लेयर्स रहता है। सबसे ज्यादा आपको ग्राउंड टॉप में 7 to 8 लेयर्स, बाकी में 5 लेयर्स तक प्रोटेक्शन कवर है। इसलिए कि आप 7 साल तक बीज रखो, बीज कभी खराब नहीं होता, ना कोई इसका पेस्ट अटैक कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता। सच ए प्रोटेक्टिव सीड इन दिस planet is so diverse that you can't even destroy the seed so easily, right? अगर हम उसी को ऐसे डायरेक्टली खाया, हम हजम नहीं कर सकता। It has more cellulose on the outer layer, so we have to dehusk and remove them. लेकिन जब वो रिमूव करने का जो प्रोसेस है आजकल पूरा मैकेनाइज्ड हो गया। मैकेनाइजेशन से क्या हो गया, यू यूज ऑफ हाई पावर्ड मोटर्स, हाई पावर्ड मशीन्स, you impact them. इसका वजह से क्या होता है, there is a minute layer called a bran layer between the rice and this husk. That is the most nutritious part. वो nutritious part का वजह से ही आपको ज्यादा वो छिटके निकालने के बाद जल्दी आपको worms आता है या इसमें कीड़ा पड़ जाता है। But that is the most nutritious part. Right? So ये पांचों चीजों के लिए आपने बिना डीहस्क खा नहीं सकता। You have to dehusk। कितने हस्क रहता है ब्राउन टॉप में? सबसे ज्यादा 60% तक, अराउंड 50 to 60% तक हस्क निकलता है। 100% सीड्स आप प्रोसेस करेगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा 40-45 kg ऑफ राइस, राइट? इसके बाद बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप के बाद बार्नयार्ड, वो भी ऐसे ही चीज है। कुछ आपको 45 to 50% या एटलीस्ट 40% आपको हस्क रहेगा। That's why the brown top is very costly, because you get very less turnout from the raw material to the rice, and the processing is also toughest process. बहुत मुश्किल की काम है, ठीक है सर। सो सबसे ज्यादा आपको आउटपुट आता है फॉक्सटेल में, और थोड़ा आसान भी है प्रोसेस करने के लिए। तो अगर मुश्किल सी चीज का हिसाब से आप देखेगा, ब्राउन टॉप सबसे मुश्किल है, कम आउटपुट आएगा। बार्नयार्ड वो भी मुश्किल है, उससे थोड़ा ज्यादा ही आउटपुट आएगा। देन लिटिल मिलेट, देन कोडो, एंड देन सबसे लास्ट में आपको फॉक्सटेल। वही साथ में आपको देखेगा तो फाइबर भी रहता है, फॉक्सटेल में कम, ब्राउन टॉप में सबसे ज्यादा। इट्स अ रिवर्स ऑर्डर। जिसमें ज्यादा फाइबर है वो थोड़ा प्रोसेस करने के लिए टफ है, जिसमें फाइबर थोड़ा कम है वो प्रोसेस करने के लिए थोड़ा आसान है। लेकिन ये चीज बुची मेथड क्यों, प्रोसेसिंग पार्ट, तो एक किसान जिसने उगाया, अगर उन्होंने खाना और छोटी प्रोसेसिंग सेंटर्स में रखना, तो टू रिटेन दिस ब्रांड लेयर, दैट न्यूट्रिशियस ब्रांड लेयर, आप छोटे से मिक्सी लेकर मिक्सी को थोड़ा स्पीड कम करके उसको 1500 RPM में रन करने के लिए करके
वो मिलेट्स को साफ करके, साफ मतलब इसमें छोटे से सैंड आने का चांस है, ये अच्छे से आप मशीन से ही कर सकते हो। वो मशीन से डिस्टोनर बोलते हैं उसको, डिस्टोनर से साफ करके उसको then you soak it for 4 hours and sun dry them and put them in the mixie and use those sieves or soups to clean them. You make that rice. This is not a big, it's not a rocket science for the farmers. They know everything how to do it. तो सिर्फ हमें याद दिलाना चाहिए कि कैसे करना, क्या करना. So farmer knows most of the all techniques. They know. Only thing that we have to bring it back and we have to tell them and we have to remind them what to do and how. That's all they can do. So इससे दूसरी चीज क्या होता है, अगर हर गांव में ऐसे छोटा सा एक यूनिट आया तो एटलीस्ट एक 6-7 लोग के लिए रोजगार मिलता है हर रोज. They don't have to migrate to cities like Gurgaon, Delhi, Bangalore, Chennai, right? So एग्रीकल्चर से छोड़ के दूसरी कोई ऐसा इंडस्ट्री है नहीं कि इससे ज्यादा आपको रोजगार मिले. The biggest and the best industry is the agriculture, but unfortunately the governments and all policies are lopsided policies where it has been favored the other industries, not the agriculture. But that is the different subject to debate about. So अपना subject में देखिए कि to retain at least the nutritious values of your millets, you better always do decentralized processing systems, small units like the one which I am running, the which Baswaraja is running, and he's also doing more job to doing setting up around 5-6 good units. So yes, you need, every village need the decentralized processing units where they process their grains on their own area and they keep it there. तो अब बुच्ची मेथड के बारे में और जानकारी कहाँ से मिल सकती है आपके पास? अगर ये जानकारी कहीं पे अगर है तो आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आगे भी शेयर कर सकूं. तो जैसे आपने बताया कि शायद ये पुराने मेथड ही हैं, हम लोग शायद उनको भूल चुके हैं, लेकिन हाँ, किसान इसको अपने तरीके से उसको चेंज कर सकता है. लेकिन हाँ, ये एक मेन तरीका है बुच्ची मेथड जो कि आपने बताया. और इसके अंदर एक और अच्छा तरीका आपने इससे बताया कि ये किसान अपने जहां है वहीं पर रहकर इस चीज को कर सकता है. इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई मशीनरी, ऐसी बड़ी मशीनरी लाने की जरूरत नहीं है. और साथ में अच्छी बात ये भी है कि आप अपने गांव में अपने 2-4 लोगों को आप इसमें रोजगार भी दे सकते हैं. तो इसमें दोनों आपके पर्पस सॉल्व हो जाते हैं. आप रोजगार भी बना रहे हैं और साथ में आप एक सही तरीका जो है इसको डीहस करने का, राइस को निकालने का, वो भी आप लगा रहे हैं. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर. तो इसमें एक चीज और आपने बीच में बताया हालांकि कि ये मिलेट जैसे है 4-5 साल तक बिल्कुल बीज खराब नहीं होता. तो जैसे किसान है वो बीज नहीं तैयार कर रहा है, लेकिन उसने अपनी क्रॉप ले ली है, फसल ले ली है, और उसके बाद इसको कैसे स्टोरेज का इसके लिए क्या टिप्स है, क्या आप बताना चाहेंगे कि इसको कैसे स्टोर करे? क्या इसको डीहस करके स्टोर करे या हस के साथ स्टोर करे, और जब इसको मार्केट में ले जाना है तब इसको डीहस करे? तो इसका सही तरीका, सही टेक्निक क्या है क्रॉप को लेने के बाद स्टोर करने के लिए? कहाँ स्टोर करे किसान और क्या सही तरीका है इसका? जी, अगर डीहस्क नहीं करे तो 8 साल तक स्टोर कर सकते हैं. अगर खाने के लिए इस्तेमाल करना है 8 साल तक रख सकते हैं. अगर एक बार छिलका निकल गया है इसका 2 महीने में उसका कंजम्पशन होना है. 2 महीने के बाद भी खा सकते हैं, मगर थोड़ा सा कीड़ा आ जाएगा, उसको क्लीन करने का काम पड़ेगा. उससे ज्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं है. दिक्कत यह है कि उसको फिर साफ करना पड़ेगा. दूसरी चीज एक बताना चाहता हूँ कि फसल काटने के बाद जो सीड्स आते हैं उसको अच्छे से सनड्राई करके गन्नी वाला बैग में डाल के एक ड्राई एरिया में स्टोर किया तो काफी उससे ज्यादा इसका कोई व्हाट डू यू कॉल इट एज अ वेयरहाउसिंग मेथड्स या स्टोरेज मेथड्स, अलग से कोई मेथड्स का फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं. एक ही चीज है, काटने के बाद उसके अच्छे से 3-4 दिन प्रोसेस करने के बाद सनड्राई करने का. सनड्राई अच्छे से सनड्राई करके जो मॉइस्चर परसेंटेज अच्छे से कम हो जाता है, तभी उसको गनी बैग्स में करके अच्छे से पैक करके उसको जो ड्राई एरिया में, घर पे ड्राई एरिया में स्टोर करके रखने. दूसरी, आप कभी भी आप बेचने हो तो छिलके के साथ या होल ग्रेन यूसेलेट. जब आपको खाने वाली चीज को कोई कंज्यूमर को चाहिए तभी आप, इट्स ऑलवेज सजेस्टेबल आप उसको डीहस करके इमीडिएटली भेज दो. आपके पास स्टोरेज नहीं ना रखने की. स्टोरेज रखेगा तो उसमें कीड़ा पकड़ने का चांस है.
कीड़ा ऐसा पकड़ सकता है कि आपको डिपेंड्स ऑन द सीजन, तो हो सकता है ऐसा कोई वैलिडिटी टाइम है नहीं कि 6 महीना या 3 महीना 2 महीना 1 महीना, नो, इट डिपेंड्स ऑन द सीजन। कभी कभी 1 महीने में पकड़ सकता है, कभी कभी 5 महीने तक रुक सकता है। और दूसरी, अगर आपका ब्रांड लेयर अच्छा रिटेन हुआ और थोड़ा जल्दी आने का चांस है। अगर ब्रांड लेयर नहीं है, पॉलिश कर दे उसमें 6 महीने तक भी आप स्टोर कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये आपने अच्छी बात बताई कि इसको हंस के साथ ही इसको स्टोर करें और ये तो बहुत लंबे समय तक टिक सकता है। और दूसरा, जैसे इसको मार्केट में ले जाना है, इसको बेचना है तो कंज्यूमर के लिए, तो आप तो उस टाइम पे हम इसको करें। और जैसे बसवराज ने बताया, क्योंकि इसका फिर एक बार डीहस्किंग कर दी तो इसका जो स्पैन है वो करीब 2-1 महीने का रहता है और फिर उसके बाद इसमें कीड़ा लग सकता है। तो ये बहुत जरूरी बात आपने बताई जी। तो ये थे मेन जो सवाल जो किसानों से हमारे पास आए थे आज, जिसमें हमने पूरी बात की कि कैसे काडू कृषि जो है वो सही तरीका है, कैसे ये आपकी सॉइल को करेक्ट कर सकता है, कैसे सॉइल को न्यूट्रिशन पूरा दे सकता है, और कैसे ये पूरा साइकिल हम शुरू कर सकते हैं बीज से लेके पूरी जर्नी हमने आज इस बातचीत में तय की। तो आप इसमें जो दो और जो सवाल जो रह जाते हैं वो ये है कि किसान जो है, किसान को अगर ट्रेनिंग चाहिए, अगर किसी और को कोई सीखना है ये पूरा का पूरा मेथड, मुझे मालूम है कि डॉक्टर खादर मैसूरू में वो ट्रेनिंग बीच में देते थे, अभी तो लॉकडाउन के कारण वो शायद बंद होगी, पर और क्या तरीके हैं, कहाँ से अगर किसान कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, क्या अभी कोई ऐसा साधन है जहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी, या फ्यूचर में आपके डॉक्टर खादर के जैसे आपको पता हो कि क्या प्लान्स है कि कैसे और हम ट्रेनिंग्स जो है किसानों को दे सकते हैं? फिलहाल खादर सर के खेत में ही चल रहा है। अभी तो वहाँ एक जगह चल रहा है, अभी आगे चल के वैसा मॉडल आप अगर बनाना चाह रहे तो वो 2-3 साल लग जाएंगे। वो 2-3 साल के बाद आपके पास ही वो कंडक्ट कर सकते हैं। फिलहाल 2-3 साल के लिए तो जब आप अपने पास ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे तो टाइम लगेगा। मॉडल ऑलरेडी खादर साहब के खेत में है, वहां पे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली अभी ये 3-6 महीने लगेगा, वो लॉकडाउन पूरा जी नेक्स्ट सीजन। जी बिल्कुल जरूर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज इतनी जरूरी बातचीत के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये डॉक्टर खादर का मिशन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे नए किसान इसके साथ जुड़ रहे हैं, नया कंज्यूमर भी जुड़ता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है, कई हजार फैमिलीज हैं जो कि नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से जुड़ गई हैं पिछले 2 सालों में। तो जैसे जैसे डिमांड भी बढ़ती जा रही है, किसान का भी थोड़ा इंटरेस्ट में बढ़ता जा रहा है कि अच्छा, अगर इतने लोग खरीद रहे हैं तो मेरे को भी शायद ये चीज उगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसान अपने भी एक पैसा कमाने का साधन भी इसमें देखता है, और साथ में वो खुद कंज्यूमर भी है। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये खुद खाया है, तो उनको वो फर्क पता चला है। जैसे डॉक्टर खादर ने पंजाब में विजिट किया, वहां पे बहुत सारे किसानों ने उनके लेक्चर को सुना और समझा ये सारी चीज को, तो उन्होंने खुद एज ए कंज्यूमर पहले इसको यूज किया, अब उनको फायदा दिखने लगा है, तो वो भी अब उसमें इंटरेस्टेड हुए हैं। तो ये जो जानकारी आपने दी, ये किसानों को बहुत मेरे हिसाब से मोटिवेट भी तो करेगी ही साथ में, और उनको वो एक कॉन्फिडेंस भी देगी कि कैसे वो ये चीज शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया, अगर आप एक साइकिल अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, पूरा एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर लेते हैं अपनी खेती बाड़ी में, तो ये आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा जितना शायद बाकी जो है अनाज आपको। हाँ जी yes. और ये तो एक गारंटी है कि फार्मर दूसरे क्रॉप्स में, दूसरे अनाज उगाने में लॉस होगा, मगर सिरिधान्य उगाने में लॉस की तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा जी सॉरी, किसान जो है ना, अपना अगर वो जो भी काम करेगा, वो अगर लॉस होगा तो फिर काम करने के लिए रेडी है, मगर एक बार उसके पैसे गए तो वो करने में उसका लाइफ चले जाएगा। तो सिरिधान्य एक ब्यूटीफुल चीज है जिसमें किसान कभी भी लॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। लो इन्वेस्टमेंट है, रिस्क तो है ही नहीं।
क्या बात है। एक मेरे को ये एकड़ में लगता है कि इससे बढ़िया तो 5,000 कोई से मोटिवेशन हो भी नहीं सकता किसान के लिए। जी जी बोलिए। जी जी। 5 से 6,000, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6,000 रुपए का खर्चा होगा 1 एकड़ के लिए, बीज बोने से लेकर कटे तक। लक्ष्मी नारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, अगर अपना समय हो गया तो मेरा दो चीज आपको बोलना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, समय है। हमेशा आप एक ही काम करने का, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। आपकी पहले आप कंज्यूमर एजुकेट कर रहे हैं। जब आप कंज्यूमर एजुकेट करते हो, दो चीज होता है, कंज्यूमर अच्छा खाना खाने का चालू करते हैं, उसके दिमाग में आता है, देन इट मोटिवेट्स द फार्मर टू ग्रो। इट शुड गो ऑन दिस वे, इट शुड नॉट ऑन द अदर वे राउंड। अगर अदर वे राउंड किया, अगर फार्मर ने उठाया, कोई खरीदा नहीं है, बाद में फार्मर विल गो इनटू लॉसेस। The way which you are doing, the Kadravalli sir has started, this is the right thing, that you are educating the farmer, educating the consumer first. When a consumer wants something, he can buy from anywhere, wherever it's available. Then अपने आप जो लोकल फार्मर सोचते हैं कि अरे ये क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बो सकता हूँ, ये क्यों नहीं खा सकता हूँ, right? That is the right way of creating a market, which you have done in the right job and at the right time, the right place. And इससे अच्छा और कोई काम नहीं कर सकता सब. You are doing a great job. We salute for that. This is the one. The other part. नहीं, अब ये that's the right way of doing it, sir. So consumer education, consumer part is the biggest. दूसरी, I hope you are going to give this lecture to the farmers, right? Yes, absolutely. Yes. ये farmers को एक देखिए, किसान को एक चीज सिखाना कि how to live simple life. मैं ये चीज मैंने डॉक्टर खादर साहब के पास और डॉक्टर एल नारायण रेड्डी जिनके पास, ये दोनों के पास मैंने यही देखा, यही मैंने सीखा, यही हमने प्रैक्टिस कर रहा है कि the simplicity in the life. Never ever go for the fancy things. The major fancy things which has happened in a farmer's life, which is ruining their life, is एक बड़े बड़े एजुकेशन सोच के हमने बच्चे लोग को बड़े बड़े स्कूल में डाल के बड़े बड़े फीस भर रहा है, ताकि he is not capable of doing it. ठीक है, लोन लेके कर रहा है, and now the kid is becoming another hi-fi, how do I say, it's a labor or a green collar labor, whatever you call it. He is not a farmer anymore. दूसरी, ज्यादा पैसा खर्चा करके बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के लिए अब तो बड़ा घर बनाएगा जरूरी सी ज्यादा. तीसरी, अपना जमाने में मे बी 30, 40, 50 years back the marriages were very simple. Now people are just going crazy on the marriages, spending of their hefty of money on the marriages, which is even happening on the small families, the villages. अगर ये चीजों अगर कंट्रोल पे रखे, simplicity in the life is the most important thing. अगर simplicity फिर से हमने लिया, वापस लिया, अपने जीवन के साथ थे ये simplicity, अब वो कोई simplicity है नहीं. और जरूरी से ज्यादा आजकल हमने टू व्हीलर्स यूज करते हैं, जरूरी से ज्यादा कार यूज करता है. जो चाहिए वो चीजें यूज करने का. आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट यूज, लेट्स यूज इट वाइजली. ये सिंप्लिसिटी जब फार्मर्स की लाइफ में आएगा, तभी फार्मर्स कैन प्रॉस्पर इन दिस कंट्री. अदरवाइज फार्मर इज गोइंग टू बी अ कंज्यूमर और स्पेंडर एंड स्पेंडर. अगर ये चीज नहीं आया लाइफ में, नॉट जस्ट फार्मर, nobody can lead a better life. You will be all the time spending money whatever you earn. No, that should not be a case. Live a simple life. Try to live a simple life. That's the best. This is what at least I have learned from Dr. Narayan Reddy, Dr. Kadravalli, which I am trying to absorb and I am trying to live. Let's see how far it goes, but yes, we have started doing it, sir. नहीं बिल्कुल सर. ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज का सेशन जो है, ये आपने जितना भी जानकारी दी, ये बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है, जिसके अंदर हमने सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि उसके आसपास क्या ज्यादा चीजें जरूरी हैं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ आर्ट ही नहीं, सिर्फ साइंस ही नहीं, ये आर्ट और साइंस दोनों है बेसिकली. तो ये कला भी है, कृषि और इसमें विज्ञान भी है, तो दोनों चीजें हैं. तो ये आज हमने पूरा एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव, पूरी जानकारी जो है आज देने की कोशिश की है.
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जैसे भी और भी क्वेश्चंस और भी सवाल आते रहेंगे फ्यूचर में, तो मैं आपके पास फिर आता रहूंगा, आपको फिर तकलीफ दूंगा इस बारे में। लेकिन मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि क्योंकि आप खुद ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं आप दोनों, तो आपसे जो जानकारी जो किसानों को मिलेगी, डायरेक्ट किसान टू किसान, वो मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ये सेशन के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, हमारे को इस मिशन में जोड़ने की कोशिश की है, और किसानों को हेल्प करने के लिए हम हमेशा रेडी है, आप कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक नए से नए वीडियोस जो हैं वो हम लेकर आते रहेंगे और आप तक वो वीडियोस पहुंचते रहें। इसके साथ ही हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने जितने भी डिटेल्स जो हमने इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर जो डिस्कस की हैं, उसकी सारी डिटेल, उसके सारे लिंक्स हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर से ज़रूर चेक करें, क्योंकि उससे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेट की खेती के बारे में, मिलेट के बारे में, मिलेट को पकाने खाने के बारे में, मिलेट के प्रोटोकॉल्स के बारे में भी आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।